हाँ बच्चों, तो मैं एक छोटा-सा टॉपिक का वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसको आप ज़रूर देख लेंगे, जैसे ही आपकी डीटी की टेस्ट हो जाएगी। होता है ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ पर एंगेजमेंट लेटर में की रिक्वायरमेंट है, एंगेजमेंट लेटर की, जो सेंड करेगा ऑडिटर इन केस ऑफ रिकरिंग ऑडिट्स। व्हाट इज़ रिकरिंग ऑडिट्स? अब आपको तो पता है कि कोई भी इंडिविजुअल ऑडिटर जो होता है, वो 5 साल के लिए अपॉइंट होता है। ये आपको पता है ना? सही है ना? जैसे वो पहली एजीएम में अपॉइंट हुआ, तो वो 6th एजीएम तक अपॉइंट रहेगा। तो आप लोगों को पता है तभी तो उसके 5 साल कंप्लीट होंगे ना। तो बोल रहा है जो हर साल उसका रीअपॉइंटमेंट होते जाता है। होता है कि नहीं होता है? इस हर साल एक रेटिफिकेशन करना पड़ता है एनुअल जनरल मीटिंग में। तो बोल रहा है अगर प्रीवियस ईयर का ऑडिटर मतलब ये प्रीवियस ईयर का ऑडिटर रीअपॉइंट होता है कौन से ईयर में? करंट ईयर में। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर उसका ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है। वो रीअपॉइंट हो रहा है कौन से ईयर में? 4th ईयर में। तो ये 4th ईयर कौन सा ईयर हो गया? करंट ईयर। कौन सा हो गया? करंट ईयर। तो बोलता है इस ऑडिट को हम लोग बोलते हैं रिकरिंग कि एक ही ऑडिटर उसी कंपनी में एंटिटी में बार-बार ऑडिट कर रहा है, रीअपॉइंटमेंट के साथ। तो वो बोल रहा है कि क्या हर साल एंगेजमेंट लेटर दें? क्योंकि 5 साल के लिए आप अपॉइंटेड तो हो मगर आपका रीअपॉइंटमेंट होता है हर साल। तो बार-बार लेटर दें क्या? बोलता है वैसे तो देना नहीं चाहिए क्योंकि है तो अपना ही बंदा 5 साल के लिए बट कुछ परिस्थितियाँ हैं, जहाँ पर शायद आपको वो लेटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कुछ चीज़ों के लिए। देखो होता क्या है, पहली हेडिंग में बोलता है ऑन रिकरिंग ऑडिट्स। ऐसा ऑडिटर को लगा, ऐसा ऑडिटर को फ़ील हुआ, मान लो चौथे साल में, ऐसा ऑडिटर को फ़ील हुआ चौथे साल में कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो गई हैं, जिससे मुझे अपनी ऑडिट एंगेजमेंट को की टर्म्स को या कंडीशंस को रिवाइज़ करना होगा, मतलब चेंज करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 साल में बहुत सारे डायरेक्टर की पोज़ीशंस पे रीअपॉइंटमेंट हुए या रिमूवल्स हुए, है ना? या रेज़िग्नेशंस हुए। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर ऑडिटर को लगता है कि नहीं यार मुझे ना अपनी टर्म्स को और रिजिड करना होगा या स्ट्रेंथन करना होगा, तो वो ध्यान देना, वो दोबारा लेटर माँग सकता है कि नहीं मुझे नया लेटर बना के दो। दूसरा, अगर उसे ऐसा लगता है कि ऑडिट करते-करते कहीं जो एंटिटी के लिए मैं ऑडिट कर रहा हूँ, कहीं वो भूल तो नहीं गए कि मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? तो उनको रिमाइंड करवाना। ये देखो, ये मेरा लेटर है, रिमाइंड कैसे करवाओगे? बाय सेंडिंग एंगेजमेंट लेटर कि देखो ये एंगेजमेंट लेटर आपने दिया था, ये मेरी टर्म्स है ना? परिस्थितियाँ आई, तो चीज़ों को रिवाइज़ कर देना नया लेटर भेज के। भूल गए, तो कंपनी को, एंटिटी को रिमाइंड करवा देना। समझ में आया क्या बोला मैंने आपको? जो भी एक्जिस्टिंग टर्म्स है, यहाँ तक समझा? पक्का ये जो मैं बनाने की कोशिश किया? एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस आए, कंडीशंस को रिवाइज़ कर लेना, चेंज कर लेना, एंगेजमेंट लेटर भेजकर एज़ एन ऑडिटर और अगर ऐसा लगता है एंटिटी भूल गई है, तो उन्हें वो लेटर देकर रिमाइंड करवा देना कि भैया ये देखो ये अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसके लिए आपने मुझे रीअपॉइंट किया है। दूसरा पॉइंट, ऑडिटर मे डिसाइड नॉट टू सेंड कि यार नहीं भेजता मैं एंगेजमेंट लेटर या रिटर्न एग्रीमेंट ईच पीरियड। हर साल क्यों भेजूँ? 5 साल के लिए तो हूँ ना, तो हर साल भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो वो ये भी डिसाइड कर सकता है कि हर साल भेजने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये तो पहले साल में तो भेज दिया था ना, तो बार-बार भेजने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा डिसाइड कर सकता है, ये मगर ये ऑडिटर खुद डिसाइड करेगा। अब आपको तो पता है कि लीगल भाषा की एक दिक्कत है कि वो हर जनरल स्टेटमेंट का एक एक्सेप्शन बनाते हैं। बोलता है हाउएवर बट ऐसी कुछ परिस्थितियाँ हैं, ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको मजबूर करते हैं और वो आपके लिए बेटर एप्रोप्रिएशन है कि आप अपनी टर्म्स को रिवाइज करें या फिर एग्जिस्टिंग टर्म्स को रिमाइंड करवाएं। होता है ना, मान लो पूरा मैनेजमेंट ही चेंज हो गया, तो आपने नए मैनेजमेंट को अपनी टर्म्स को रिमाइंड करवाया, देखिए भैया ये मेरी एंगेजमेंट लेटर में लिखी हुई टर्म्स एंड कंडीशंस है, पुराना मैनेजमेंट चले गए, आप रिमाइंड कर लो।
उल्टा कर लेते हैं, पुराना मैनेजमेंट चले गया, नया मैनेजमेंट आ गया, तो भाई मेरे को लगता है कि आप नए लोगों को पता नहीं आपसे मेरी बनेगी कि नहीं बनेगी, आप मेरे वर्क एथिक को समझोगे कि नहीं समझोगे, तो मैं अपनी टर्म्स को रिवाइज करना चाहता हूँ, मतलब दोबारा से लिखना चाहता हूँ, दोबारा चेंजेस लाना चाहता हूँ। तो कब कब ऐसा हो सकता है? रिवाइज और रिमाइंड। पहला, अगर जिस एंटिटी के लिए मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट को और मेरी स्कोप ऑफ ऑडिट को भूल चुके हैं, मिसअंडरस्टूड कर चुके हैं, या तो गलत समझ रहे हैं। भाई एज एन ऑडिटर अगर आप मुझे अपॉइंट करते हैं ना, ध्यान देना, एज ए स्टेट्यूटरी ऑडिटर, तो मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं आपका नौकर नहीं हूं, आई एम नॉट योर एम्प्लॉय। तो वो बार बार याद दिलाना है कि आई एम एंगेजमेंट पार्टनर, आई एम द एंगेजमेंट टीम का मैं एक हिस्सा हूं, मैं एक एक्सटर्नल ऑडिटर हूं, और मैं रीजनेबल एश्योरेंस देने आया हूँ, है ना, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करूंगा, तो आप बार बार वो लेटर देके याद दिला सकते हैं। मेरा दायरा क्या है? मेरा दायरा है कि मैं आपकी पूरी एंटिटी के हर डिपार्टमेंट को ऑडिट करूं, आप मेरे दायरे को कम नहीं कर सकते। मैं कन्फर्मेशन भी ले सकता हूँ, मैं इंक्वायरीज भी कर सकता हूँ, ये सब मैं कर सकता हूँ, आप मुझे रोक नहीं पाओगे। सही ना? लेटर दिखा के आप बार बार ये मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप कोई टर्म्स एंड कंडीशंस को, जैसे रेम्यूनरेशन की बात हो गई, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। सही है? एग्री? है ना? ऐड कर सकते हैं एंगेजमेंट लेटर में, या कोई स्पेशल टर्म्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? अगर आपको ऐसा लगता है, अभी बढ़ाया ना मैंने, अगर रिसेंटली क्या चेंज हुआ है, सीनियर मैनेजमेंट, जैसे भारत पे में अश्विन ग्रोवर को निकाला गया, तो उसका ऑडिटर बोलेगा भाई साहब देखो, आपने अपने एक बंदे को तो निकाल दिया, और आपका वो वन ऑफ द प्रमोटर था, डायरेक्टर था, तो क्यों ना मुझे एक नया लेटर देना पड़ेगा, लगता है आपको, आप लोगों के नाम पर। ठीक है, ये चीजें हो सकती हैं। पूरी की पूरी क्या चेंज हो गई बताइए? एक सिग्निफिकेंट ओनरशिप ही चेंज हो गई, जिनके पास 20%, 30%, 40%, 50% की ओनरशिप थी, वो लोग छोड़ के चले गए कंपनी में, किसी और ने एक्वायर कर लिया, तो इस पे नया लेटर देना पड़ेगा, नई टर्म्स के साथ में। नेचर ऑफ एंटिटी, जैसे प्रॉफिट से नॉट प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट से प्रॉफिट, साइज में क्या हो जाएगा आपको पता है, या फिर ये भी हो सकता है सोल ट्रेडर से 1%, 1% से प्राइवेट, प्राइवेट से पब्लिक, इस तरीके का नेचर चेंज हो रहा है। डेफिनेटली आपको तो पता है, जब नेचर चेंज होगा तो लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होंगी। जैसे कोई कंपनी है, वो बाद में बैंक में आ गई, तो जब कंपनी थी तो कंपनी सेक्ट के लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल करती थी, अब वो बैंक का दर्जा ले चुका है तो बैंकिंग रेगुलेशंस को फॉलो करता है। ठीक है, क्लियर है? पहले वो अनलिस्टेड थी तो सेबी की गाइडलाइंस फॉलो नहीं करनी थी, अब वो लिस्टेड है तो सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी, सॉरी। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। हाँ, अगर ये सब होता है तो नया लेटर देना पड़ सकता है, एंगेजमेंट लेटर। ओके, क्लियर है? फिर बोलता है पहले आप जनरल फ्रेमवर्क फॉलो कर रहे थे, अब आपको सडनली, आपको तो पता है ना, स्पेसिफिकली किसी रेगुलेटर ने क्या बोला, स्पेशल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपको बनाना पड़ेगा। तो अगर इस तरीके की कोई बात आती है तो डेफिनेटली मुझे नया लेटर देना पड़ेगा। एक और चीज ध्यान रखना, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो आपने एक नया फ्रेमवर्क अपनाया, मैंने बताया ना, जनरल होगा या स्पेशल होगा, तो अगर आप कुछ स्पेसिफिकली जाते हो किसी रेगुलेशन के कहने पर, किसी भी बॉडी के कहने पर, या खुद से भी, तो मुझे अपने एंगेजमेंट लेटर की टर्म्स को चेंज करना पड़ेगा ना, नया लेटर देना पड़ेगा। क्लास का लिखा अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, वो एनेक्शर्स हो सकते हैं, वो कारो हो सकता है, बहुत सारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है जो अलग से ऐड हो सकती हैं, जो बाद में किसी भी एंटिटी में जोड़ी जा सकती है, उसके साइज और स्ट्रक्चर और नेचर के चेंज होने पर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को। अगर ये परिस्थितियां पैदा होती हैं, तो या तो आप एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट को रिमाइंड करवाओ कि देखो भैया ये मेरी टर्म्स है, और इन परिस्थितियों की वजह से मैं बार बार टर्म्स याद दिला रहा हूं, या फिर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर नया मैनेजमेंट आता है तो आप अपने टर्म्स को रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? क्या क्या परिस्थितियां हैं जहां पर आप रिवाइज और रिमाइंड करेंगे? अगर मैनेजमेंट, बोलिए, आपके ऑब्जेक्ट और स्कोप को मिसअंडरस्टूड कर गया है, अगर उसने, अगर बोलिए, ऑडिट एंगेजमेंट की, बोलिए, कोई टर्म्स का रिवीजन या फिर स्पेशल टर्म्स ऐड हो रही हैं, तो आप यहाँ पर ये सब चीज़, आपको यहाँ नया लेटर लग सकता है। अगर चेंज आया है काय में, सीनियर पोजीशन ऑफ मैनेजमेंट में चेंज आया है, सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप, साइज और नेचर में चेंज आया है, लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपने अडॉप्ट कर लिया नया वाला कुछ, प्रिपरेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अदर रिपोर्ट, अगर ये परिस्थितियां आती हैं तो मैं आपको रिवाइज और रिमाइंड करवा सकता हूँ, नया लेटर भेजकर। मैं मतलब कौन? ऑडिटर या ऑडिट फर्म, ऑडिटर या ऑडिट फर्म के बिहाफ में ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर कर सकता है काम। अगर ये परिस्थितियां आती हैं तो
आईसीआईसीआई के जो मालकिन है, चंदा कोचर थी, जब वो अंदर गई होंगी, तो कुछ अब उसमें ऑडिटर को लगा होगा, "यार, ये क्या गड़बड़ हो गई यार? ये गड़बड़ हो गई।" तो बोल रहा है, "भाई साहब, ये कुछ एक बड़ा चेंज आया है, तो मैं अपने ऑडिट फ्रेमवर्क को मतलब अपने ऑडिट के टर्म्स को रिवाइज़ करना चाहता हूँ।" समझ रहा है ना? तो ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। भाई आप ओपीसी को ऑडिट करोगे और प्राइवेट कंपनी का करोगे या पब्लिक का करोगे तो चेंजेस तो लाने पड़ेंगे ना आपको अपने ऑडिट में। अगर आपके ऑडिट करते-करते कंपनी का साइज़ बड़ा हो रहा है तो आपको अपने ऑडिट के टर्म्स को या तो रिमाइंड करवाना होगा या फिर रिवाइज़ करवाना होगा। सही है। लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? कानूनी, और रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि कोई रेगुलेटरी बॉडी आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने कह रही है। जैसे एनसीएलटी पे आपने फाइन लगा दी, एनसीएलटी ने आपको फाइन कर दिया तो बोलेगा ऑडिटर, भैया मैं एंगेजमेंट लेटर दे रहा हूँ और अपनी टर्म्स को मैं चेंज करना चाहता हूँ। इन कंडीशंस में, इन रिकरिंग ऑडिट में, इन कंटिन्यू ऑडिट में अगर ये परिस्थिति आएंगी तो मैं या तो अपनी एंगेजमेंट कंडीशंस को रिवाइज करूंगा या एंटिटी भूल गई होगी तो उसे रिमाइंड करवाऊंगा। और मैं कोशिश कर सकता हूँ एक लेटर भेजूं, नहीं भेजना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो भी डिसाइड कर सकता हूँ। है ना? क्लियर है? एग्जिस्टिंग को रिवाइज कराऊंगा या एग्जिस्टिंग को रिमाइंड कराऊंगा, नया लेटर नहीं भेजना होगा तो नहीं भेजूंगा, मेरी दिक्कत है। ठीक है? क्लियर हुआ ना? एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज करूंगा या उसको रिमाइंड करवाऊंगा, ये देखो, नया नहीं भेजना होगा वो मेरा डिसीजन हो सकता है, हर पीरियड में नया भेजना सही भी नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक? 20 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट इफ द मैनेजमेंट इम्पोज लिमिटेशंस? आपका एक दायरा है ऑडिट करने का। जैसे आप इन्वेंट्री की वैल्यूएशन भी करते हो, आप टैक्स ऑडिट भी करते हो, आपकी टीम बहुत बड़ी है, आप कन्फर्मेशंस भी लेते हो, आप बैंक के को बैंक से जाके भी कन्फर्मेशन, आपका दायरा ऑडिट का बहुत बड़ा है जो पहले डिसाइड हुआ था। ऑडिट जब आप अपने अपॉइंट हुए थे तब डिसाइड हुआ था। तो अब एंटिटी को ऐसा लगने लगा, और एंटिटी की जो सबसे बड़ी बॉडी है मैनेजमेंट या फिर टीसीडब्ल्यूजी को ऐसा लगने लगा, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को, जो कंपनी को गवर्न कर रहे हैं, एमपीज हैं जो कंपनी के, वो आपकी स्कोप ऑफ ऑडिट को, आपके दायरे को बहुत सीमित करना चाहते हैं, लिमिटेशंस लगाना चाहते हैं अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर। बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारे थ्रेट्स रख सकते हैं आपके सामने। हे, अगर दायरा कम नहीं किया तो तेरे को काम से निकाल देंगे, तेरी फीस को कम कर देंगे, तेरा काम बढ़ा देंगे, तेरा काम कम कर देंगे। तो समझ रहा है ना मैं क्या बोलने को? इंटिमिडेट कर सकते हैं, उसके खिलाफ लीगल एक्शन, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, थ्रेट तो बहुत सारे हो सकते हैं, लालच दे सकते हैं। अगर वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि मेरे ऑडिट के दायरे को छोटा करना चाहते हैं, ठीक है? नहीं, नहीं, आप हमारे ब्रांच ब्रांच को ऑडिट नहीं करेंगे, हम उसको किसी और को अपॉइंट कर लेंगे। अरे भैया, आप जॉइंट ऑडिट नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट सच एंगेजमेंट। भाई क्यों कर रहा है तू? तेरी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। अगर तेरा दायरा कम हो रहा है और तू हैप्पी है, तू खुश है, क्योंकि तू डर गया है, तू लालच में आ गया है, ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो बोलता है बिकॉज़ अगर ये लिमिटेशंस आपके ऑडिट के नेचर पे लगा दी गई, स्कोप पे लगा दी गई, ऑडिटर विल नॉट बी इन ए पोजीशन टू ऑब्टेन, बोलो, सफिशिएंट, मतलब क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव यानी अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। कैसे होगा फिर? उन्होंने बोल दिया कि आप इन्वेंट्री की काउंटिंग के लिए नहीं जाओगे, तो कैसे पता करोगे कि इन्वेंट्री में घपला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उन्होंने बोल दिया कि आप हमारे कंज्यूमर से डायरेक्ट कंफर्मेशन नहीं लोगे, तो फिर मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन लूंगा किससे? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। आप रिलेटेड पार्टी से बातचीत नहीं करोगे, ये तो नहीं कर सकते। और ऐसा कंपनी कर सकती है अगर नए और यंग ऑडिटर्स है, तो वो प्रेशर उन पे क्रिएट किया जा सकता है। काम तो सभी को चाहिए। क्लियर? अब आपको तो पता है कि जब आपको ये नहीं मिलेगा क्या, तो यू आर गोइंग टू गिव डिस्क्लेमर ओपिनियन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वार्निंग दे दोगे कि देखो भाई, कंपनी मेरे साथ ऐसा कर रही है, ठीक है? मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। अपने दायरे को सीमित होने से रोको, मना करो, और ऐसे एंगेजमेंट को एक्सेप्ट मत करो। ऐसे एंगेजमेंट को एक्सेप्ट मत करो। सर ये इनिशियली भी हो सकता है कि बाद में भी, दोनों साइड से हो सकता है। हो सकता है जब अपॉइंट कर रहे हैं तभी आप पे लिमिटेशंस लगा दिया, हो सकता है अपॉइंट करने के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे साल में करें। तो ये दोनों ही कंडीशन में आपके साथ ऐसा किया जा सकता है। क्लियर है? तो अगर ऐसा हो रहा है तो आवाज उठाएं और मना करें, नहीं तो विड्रॉ कर लें एंगेजमेंट को, ओपिनियन देकर, डिस्क्लेमर देकर। यहाँ तक क्लियर हुआ? मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा, मेरे को पूरी उम्मीद है। ठीक है? तो ये छोटा सा मैंने वीडियो बनाया, बहुत छोटा सा, मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम लोग इसको कंप्लीट कर लोगे, देख के, और तुरंत समझ भी लोगे। है ना? क्लियर है? कुछ डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है? क्लियर है बेटा? चलो, थैंक यू सो मच।